उसने तब 10-12 डॉक्टरों के नाम ऐसे गिनाए जैसे कोई मंत्र पीआरएच रहा हो। मैंने कहा मैं अभी फ्री हूं, किसे दिखाया जा सकता है? जिसका दिखाया हुआ बुक था मैंने जाकर दिखा लिया और मैं इसकी डिटेल्स में गया। सभी की डिटेल्स में जाना तो संभव नहीं है, मैं डिटेल्स में गया, देख लिया। इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। मुझे क्या खाने से मना किया गया है, मुझे क्या ज्यादा खाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, यह सब मैं कोलकाता जाते जाते जान गया। इस बीमारी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, एआई मुझे वह जानकारी दे रहा है। इसी को मैं डिजिटल हॉस्पिटल कह रहा हूँ। इसकी शुभ शुरुआत हम दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। हमारे त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल की शुभ शुरुआत होगी। उस दिन खुशी के साथ बताता हूँ, हम 1200 एआई माताओं को टैबलेट देंगे, कुछ मामलों में साइकिल देंगे, कुछ एआई टूल्स देंगे, जिसके माध्यम से हर गांव देहात का हर व्यक्ति घर बैठे ये 7 सेवाएं डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकेगा। अंत्योदय की सोच को त्रिपुरा के मामले में हम सबसे पहले लागू करेंगे। आधिकारिक तौर पर हम यहाँ से अपनी इस एआई मां बनाने की मुहिम की शुरुआत करेंगे। अभी हम जागरूकता फैला रहे हैं, हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा हमारे अभिभावक सरकार है। सरकार ने उनके संचालन के लिए, उनके ज्ञान के संचार के लिए आईएएस, आईपीएस, बीसीएस या विभिन्न तकनीकी लोगों को नियुक्त किया है। जब वे आश्वस्त हो जाएंगे, सरकार सहमत हो जाएगी, तब हम आधिकारिक तौर पर काम शुरू करेंगे। हम ऐसा सोच रहे हैं, हम अपनी सोच बता रहे हैं, सरकार इस तरह की बात कहेगी। हालांकि मैं इतना कह सकता हूं, मेरे लिए यह काफी हद तक स्पष्ट हो गया है कि उत्तर बंगाल में हम उस दिन से शुभ शुरुआत करेंगे ताकि उत्तर पूर्व की इस सोच को पूरी तरह से लागू किया जा सके। इसलिए उत्तर बंगाल में कार्यक्रम करेंगे। हालांकि 25 तारीख को नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं त्रिपुरा में रहूंगा। 24 या 26 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के महीने को ध्यान में रखते हुए हम वहां शुभ शुरुआत करेंगे। और दक्षिण बंगाल के मामले में हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देकर काम में उतरे। पश्चिम बंगाल के मामले में सभी लोगों को यह सेवा देना। इसे हम 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाबू के जन्मदिन पर लॉन्च करेंगे। मेरे यहाँ 10,000 महिलाएं आएंगी जिन्हें हम इस काम के लिए सर्टिफिकेट देंगे, टैबलेट देंगे, कुछ मामलों में साइकिल देंगे, जिसके माध्यम से वे हर गांव में लोगों को सभी प्रकार की सेवाएं देंगी। मेरे जो बच्चे यहाँ हैं, आज मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा कर रहा हूँ, आप समाज के विकास के लिए, अपने विकास और अपनी आय के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के गांवों को चुनकर अधिकतम 20 गांव, न्यूनतम अपना गांव, एक एक गांव, एक एक एआई मां तैयार करने के लिए लामबंद करें और उस मीटिंग में जोड़ें। बहुत सरल काम है। उस मीटिंग में तो 7 दिन रहो। तुम्हें अच्छा लगे तो काम करना, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो मत करना। ये जिम्मेदारी तुम सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर, कुछ मिले या ना मिले, इतना तो करो। ये सामाजिक जिम्मेदारी है। अरे सुनो, हमारे कॉलेज में ऐसा होता है कि 7 बजे एक मीटिंग होती है, इसमें रह सकते हो। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, उन तक जानकारी पहुंचाओ। अगर वे गूगल मीट में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उन्हें दिखाओ कि कैसे जुड़ना है। यह मैं अपनी बेटियों से सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर करने के लिए कह रहा हूँ। और जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जिन्हें लगता है कि इसमें जीवन बना सकते हैं, वे कम से कम 10 और अधिकतम 20 गांवों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसे मेंटेन करें। मेंटेन करने जैसा कुछ नहीं है। इस मीटिंग में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वह हमें बताएं, ट्रेनिंग करें। उसे कमाई शुरू करने में 3 महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। कमाई कहाँ से होगी? हम सरकार नहीं चलाते, इसलिए सरकार की तरफ से कुछ होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। हम अप्रोच करेंगे। जो भी सरकारी सेवाएं मिलती हैं उनके मामले में सामाजिक जिम्मेदारी के तहत इन महिलाओं के खाते में कुछ पैसे दिए जाए। लेकिन ऐसा होगा या नहीं यह मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं उस जगह पर नहीं हूँ। लेकिन जो निजी संस्थाएं मुनाफा कमा रही हैं, अगर वे 10% देंगी तभी हम उन्हें अपनी जगह सेवाएं लेने देंगे, वरना नहीं देंगे। तो अगर मेरा अस्पताल सेवा लेगा तो वह 10% देगा। दुनिया का कोई भी अस्पताल लेगा तो वह 10% देगा,
किसी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने पर वह 10% देगा, किसी जगह से कोई सामान खरीदने पर 10% देगा, कोई सेवा लेने पर जो निजी संस्था दे रही थी उसका मुनाफा है इसलिए वह 10% देगी। एक गांव के लिहाज से यह पैसा बहुत है, इसे मैंने फिर 3 भागों में बांटा है। जो केंद्रीय रूप से मॉनिटरिंग करेंगे उन्हें 1% मिलेगा। जो मेरे लड़के लड़कियां जिनके बारे में मैं बता रहा था जो काम करेंगे उन्हें 2% मिलेगा। 7% उस महिला को मिलेगा। मैं इस मॉल सिस्टम को खत्म करना चाहता हूँ। मेरे लड़के लड़कियां डिलीवरी बॉय बनेंगे, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ तो मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। इसी को हम एआई के जरिए बंद कर देंगे। कंपनी अपनी जगह शहरों में सामान रख देगी, अपने सिस्टम में 10% उस लड़के को देगी तो वह खुद गांव से आया, जो चाहिए सामान ढोकर ले आया, सुबह काम पर गया, शाम को सामान ढोकर ले गया, दे दिया। घर से उसकी पत्नी या बेटी या बहू ने वे चीजें दे दी, 10% पैसे मिले तो सामान की डिलीवरी बढ़ जाती है। कंपनी के मामले में क्या होता है, कम से कम 60% प्रचार प्रसार, सप्लाई, डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूटर पर खर्च होता है। 20% के भीतर कंपनी बिल्कुल अंत्योदय सिस्टम में जिसे जरूरत है उसके घर तक पहुंचा देगी और यह 20% पैसा भी मेरे बेरोजगार लड़के लड़कियों के हाथों में जाएगा। इसी को सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, इसी को मानवतावाद कहते हैं। यही वास्तव में एकात्म मानवतावाद है, यही अंत्योदय है। एक सवाल सामने आएगा कि हम नकारात्मक बातें करने में बहुत रुचि रखते हैं, इतने दिनों तक आपने क्यों नहीं बताया? बहुत सच बात है। हमारी भूमिका क्या है? सरकार जो भी महत्वपूर्ण काम कर रही है उसमें हम सभी नागरिकों को जितनी भागीदारी की जरूरत है उतनी सक्रिय भागीदारी हमें निभानी चाहिए। मैं यहाँ साल 2010 से हूँ और तब से लगातार देख रहा हूँ। आप खुद ही सोचिए सरकार के साथ मैं कितना गहराई से जुड़ा रहा हूँ और कितना काम किया है। हमें जितनी जरूरत है उतनी ही, मैंने बाहर का नहीं पकड़ा। रहेगा जो सरकार चला रहा है वह सब कुछ चलाएगा, यह उसकी जिम्मेदारी है, वह मेरा अभिभावक है, लेकिन मुझे जितनी जरूरत है उसके बाहर मैंने नहीं पकड़ा, यह नीति है। कारण यह है कि सामाजिक विकास सरकार करेगी। उसके साथ साथ आजादी के बाद एक सरकार थी जिस सरकार की नीति थी कि पूंजीपति पूंजी बढ़ाएंगे, राष्ट्र का विकास होगा। उनकी सोच क्या थी? उनकी मूल सोच यह थी कि जितने अधिक पूंजीपति बढ़ेंगे उतना ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, देश समृद्ध होगा और लोग खुशहाल रहेंगे। यहीं से आजादी के बाद टाटा, बिड़ला, गोयनका जैसे बड़े औद्योगिक घरानों का जन्म हुआ। फिर यहाँ एक ऐसी सरकार आई जिसने लेनिन और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को सामने रखा कि सब इंसान बराबर हैं। साम्यवाद के आधार पर वे प्रशासन चलाने लगे। मैं यहाँ केवल विचारधारा की बात कर रहा हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं यह तो लोग ही जानेंगे। इसकी आलोचना करने का अधिकार मुझे नहीं है। इस विचारधारा पर एक सरकार चल रही थी, फिर एक ऐसी सरकार आई जिसने पूंजीवाद और साम्यवाद को अपनी मर्जी के अनुसार जोड़कर मेरे राज्य या देश के महापुरुषों को सामने रखकर जब जिसकी जरूरत पड़ी उसका नाम लेकर एक सरकार चलाई। मुझे 14 साल सरकार चलानी पड़ी क्योंकि उन्होंने किसी वाद का नाम नहीं लिया और न ही मैंने सुना, इसलिए मैं इस वाद को ममतावाद कहता हूं। तो 14 साल एक ममतावाद की सरकार चली। एक सरकार आई है जिसे मैं 3 साल से केंद्र में बहुत गहराई से देख रहा हूं और त्रिपुरा जाने पर और करीब से देखा, जिनकी विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और एकात्म मानववाद है। इस वाद के आधार पर इस सरकार ने विचारधारा के साथ चलना शुरू किया है। ये दोनों वाद मेरे एनजीओ के साथ मेल खाते हैं। हमने पहले ही इसके आधार पर ढांचा तैयार कर रखा था। एक दुनिया, मेरे 5 पोर्टल, सकारात्मक संदेश, कुल मिलाकर एक संरचना थी, वहां लागू कर रहा था। ढोल नगाड़े नहीं पीटे। अब पीटने में कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को समझाने में, इसलिए ढोल नगाड़े पीट कर रहा हूँ। हमारा कहना बहुत विशिष्ट और स्पष्ट है, लोग कैसे खुशहाल रहेंगे उस पर हम काम करेंगे और उस पर काम करने के लिए केंद्र क्या कह रहा है, राज्य क्या कह रहा है,
उसके अनुसार मुझे काम करना होगा। जो देखा जाएगा कि केंद्र या राज्य वह नहीं चाह रहे हैं, उसे मुझे रोकना होगा। इसका मतलब है कि नीति के लिहाज से मैं सही नहीं हूं और जो चाह रहे हैं वह किया जा सकता है। अब राज्य चाहता है कि सारे काम आप करें, नहीं, मैं समझ नहीं पाऊंगा तो करूंगा कैसे? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी प्रश्न है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि बिना समझे काम करना संभव नहीं है। मेरे मोटो के साथ जब तक वह पूरी तरह से मेल नहीं खाएगा, मैं उसे समझ नहीं पाऊंगा, और जब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा तब तक मैं उसे करूंगा भी नहीं। अगर मैं किसी बात को नहीं समझ पाऊंगा तो मैं चुप रहूंगा, अगर मैं नहीं समझ पाऊंगा तो मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। लेकिन मेरे बच्चों या हम में से किसी को भी किसी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम जो जुड़े हुए हैं, हम सब सक्रिय सदस्य हैं। मान लीजिए हम 5,000, 2,000, 7,000 और 100 हैं। ये तो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सक्रिय कार्यकर्ता। उसके साथ हर गांव में एआई में जुड़ेंगी। ये ढांचा कभी नकारात्मक बात नहीं कर पाएगा। ये हमारे मोटो में नहीं है। हम जो समझ पाएंगे वह समझेंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे चुप रहेंगे, बाद में चले आएंगे। ये भारत की प्रणाली के अनुसार तीसरा स्तंभ है। ये चौथा स्तंभ मीडिया है। और भी विभिन्न एजेंसियां हैं, सरकार ने बनाई हैं, बुद्धिजीवी हैं। वे समाज कैसे बेहतर रहेगा इस पर अच्छी बुरी टिप्पणियों में जाएंगे, लेकिन हम किसी टिप्पणी में नहीं जाएंगे। अगर कोई जगह अच्छी लगती है तो रहेंगे, अच्छा नहीं लगा तो हम चुपचाप सुनेंगे या चले आएंगे। ये हमारा बेसिक मोटो है। आज का जो विषय है वह है एक दुनिया डिजिटल टूरिज्म। इतिबाचक वार्ता फाउंडेशन हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका प्लेटफॉर्म एक दुनिया प्लेटफॉर्म है। हमारा ब्रांड पॉजिटिव है। ब्रांड पॉजिटिव और एक दुनिया ने मिलकर एक डिजिटल मिशन बनाया है, जिस मिशन का नाम है अंत्योदय डिजिटल मिशन। मिशन का नाम अंत्योदय डिजिटल मिशन है, और इन 7 सेवाओं के नाम है एक दुनिया डिजिटल टूरिज्म, एक दुनिया डिजिटल एजुकेशन, एक दुनिया डिजिटल हॉस्पिटल। इस तरह से हमने इसे विभाजित किया है। ये सब की दुनिया है। ये नहीं होंगे तो दिक्कत होगी, मतलब 2 तरह की 3 तरह की बातें हो जाएंगी। हमारी सोच क्या है, डिजिटल हॉस्पिटल कहें या एक दुनिया डिजिटल टूरिज्म, इसके पीछे हमारी क्या सोच है, हम इसे कैसे देखते हैं और समाज के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हमें गहराई से विचार करना होगा। हमारी सोच यह है कि जिसके पास जितना घर है, जो जितना खाना बना सकता है, जो छोटी मोटी चीजें इस स्तर पर बेच सकता है, वह इस ऐप या इसके माध्यम से अपने व्यावसायिक समझ के अनुसार जुड़ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 3 कमरे हैं, मैं एक कमरे में रहता हूं, मैं अपने 2 कमरों के साथ इसमें जुड़ जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? हम डिजिटल रूप से जुड़ेंगे। मैं बता दूंगा कि मेरे पास क्या है, कितना किराया लगेगा। मैं बता दूंगा कि मेरे घर में 3 लोग रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं, इस उम्र के बच्चे हैं, सब बता दूंगा। वहां जुड़ जाऊंगा। और जब कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं बोलपुर जाऊंगा, 2 दिन रहूंगा, मुझे शाकाहारी खाना चाहिए, मैं 100 रुपए के अंदर खाना चाहता हूँ, 100 रुपए के अंदर रहना चाहता हूँ, ओला उबर की तरह घर दिखने चाहिए, वहां से चुनकर वे रह सकेंगे। क्या इसे डिजिटल टूरिज्म कह रहे हैं? यह भी उसी अंत्योदय की सोच से आया है। मैं गरीब आदमी हूं, मैं 1 महीने के लिए आकर रहूंगा। मैंने कहा कि मैं घर में 1 घंटे काम कर दूंगा, ट्यूशन पढ़ा दूंगा। अगर मुझे मुफ्त में रहने और खाने को मिले तो मेरी यह योग्यता है। जो लोग यह चाहते हैं उनके घर दिखाई देंगे, मैं घर का काम कर दूंगा। मैं रहना चाहता हूँ, जो चाहते हैं मैं उनके लिए खाना बना दूंगा, मैं रहना चाहता हूँ, यह दिखाना होगा। तो इस क्षेत्र में जितने भी काम करने वाले लोगों की जरूरत है, जिसे काम करने वाले की जरूरत है, जो जहां रहना चाहता है, ये जो लड़के लड़कियां हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं या किसी के घर में रह रहे हैं, यह तो नहीं होना चाहिए। तब वह बता देगा कि हर दिन रात 10 बजे थोड़ा चेक कर लेना, बेहतर अवसर मिलने पर मैं चला जाऊंगा। जैसे ही कोई सामने डाल देगा, यह ऐप उसे नोटिफिकेशन भेज देगा जो यह चाह रहा था। मैं क्या कह रहा हूं? एक दुनिया डिजिटल टूरिज्म मेरे अनुसार कम से कम 10 साल तक लॉजिस्टिक्स के लिए किसी बुनियादी ढांचे को बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी फ्लैट खाली पड़े हैं, जितने भी अपने घर खाली पड़े हैं,
अगर हम उनका उपयोग कर सकें तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो ढूंढ रहा है वह उस घर को मोबाइल से देख पाएगा। तो सोचिए कितने घर खाली पड़े हैं। इसके अलावा मेरे पास 2 फ्लैट खाली पड़े हैं। बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते या जिन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है, मैंने दोनों फ्लैटों को अच्छी तरह से सजा दिया। मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर ही बता दिया, जैसे टेंडर बुलाते हैं। इसे स्पष्ट कर देना होगा। हफ्ते में 1 दिन हो सकता है या हर दिन हो सकता है। एक समय उस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, कितना किराया लेंगे। इसके बाद जो घर चाह रहा है, घर का किराया कितना है, सब बता दिया। सब सजी धजी तस्वीरें वगैरह डाल दी और ताला लगा दिया। ताला मतलब पासवर्ड वाला ताला। इसके बाद जब मैंने कहा, मान लो मैं 1,000 रुपये किराया लूंगा, 1,000 रुपये किराया बताया। जैसे ही उसने भुगतान कर दिया, उसके पास पासवर्ड चला गया। पासवर्ड चला गया, उसने डाला और घर में घुस गया। खाना पीना बनाया, खाया पिया, 2 दिन या 1 दिन रहा। अगर सफाई का चार्ज कटा है तो सफाई वाला एक निश्चित समय पर आया, उसने सब साफ कर दिया। अगर चार्ज नहीं कटा है तो नहीं किया। जिस दिन वह गया, पासवर्ड उसके पास से चला गया। सफाई वाले के पास पासवर्ड चला गया। जैसे ही वह चला गया, उसने सफाई कर दी। शायद 200 रुपए उसका सिस्टम है किसी एजेंसी के पास, उसने कर दिया। फिर घर ताले में बंद हो गया, फिर चला गया। किसी मैन पावर की जरूरत नहीं है। अकाउंट में पैसे आएंगे, अकाउंट से पैसे निकलेंगे, यही पूरा सिस्टम है। इसे लेकर कोई सिरदर्द नहीं है, किसी मैन पावर की जरूरत नहीं है। ये मिशन कंट्रोल करेगा तो सब घर सब लोग करेंगे। मेरा फ्लैट खाली पड़ा है, मैं इसे सजा देता हूँ। इसी को एक दुनिया का डिजिटल टूरिज्म कह रहे हैं। आप एक एक करके खबर दे रहे हैं, हर कोई। आप क्या खबर देंगे? निस्संदेह ये सेवा अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, ये फलाना ढिमकाना है। आप जो कह रहे हैं, मेरा एआई वही पकड़ रहा है, उसका ज्ञान बढ़ा रहा है। सभी सेवाओं को लेकर उसका ज्ञान बढ़ रहा है। आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आप वह बता रहे हैं, ज्ञान बढ़ रहा है। वह उसे अलर्ट करेगा, आपकी यह सेवा अच्छी नहीं है, आप इसे ठीक करें, वरना मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से बाहर कर दूंगा। एआई निर्धारित करेगा, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ से एआई ज्ञान का संचार करेगा। मेरा विजन क्या है? वह एआई दूसरा होगा और दुनिया में किसी और इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में एआई माँ उसकी मदद करेगी। मान लो मेरा बेटा पढ़ेगा, एआई तब उसकी उम्र, उसे क्या पढ़ना चाहिए, इसके अनुसार उन साइटों को सामने ले आएगा जो पढ़ाती हैं। कौन सा मुफ्त में पढ़ा जा सकता है, कौन सा पैसे देकर पढ़ा जा सकता है, एआई से पूछने पर कि कौन सा बेहतर होगा। एआई ने जो कहा वह किया। अगर नहीं हुआ तो माँ ने कहा वह किया। अगर मुफ्त है तो मुफ्त में पढ़ने लगा। अगर पैसे देने हैं तो उतना बैलेंस दे दिया और वह पढ़ने लगा। उसकी ट्यूशन भी वहीं से हो रही है। उसके ज्ञान के अनुसार एआई से पूछा कि वह किन विषयों में कम अंक पा सकता है, कहाँ उसका ज्ञान कम है। माँ ने पूछा या उसने खुद पूछा? एआई ने बता दिया कि इस पर पढ़ाई का जोर दो, और लगातार उसकी शिक्षा में प्रतिदिन क्या कमी है यह एआई बता देगा। खाने या स्वास्थ्य के मामले में मैं इसे एक साथ जोड़ रहा हूं। मैं चावल खाऊंगा, चावल परोसा गया, एआई ने मात्रा देख ली, उसने कहा आधा खाओ। तुम कहो नहीं मैं पूरा खाऊंगा, तो उसने कहा 4 किलोमीटर चलना होगा, चर्बी कम हो जाएगी, कैलोरी जलाओ। एआई बता देगा कि मैं आज क्या खाऊं। एआई शरीर देखकर बता देगा कि तुम यह चाट खाओ, तुम्हारा विटामिन डी कम है या फलाना ढिमकाना कम है। किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जीवित रहूंगा, पलक झपकते ही मेरे पास आ जाएगा कि मुझे क्या खाना है। मैं इस एआई को बनाना चाहता हूं, नाम दे रहा हूं एक दुनिया। यह आ गया तो दुनिया बदल जाएगी। किसी को किसी से सुझाव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने दिमाग को कल्चर करने की जरूरत नहीं है। एआई तो दिमाग पर आधारित होकर ही आया है। तुम्हें अपने दिमाग से यह सब सोचने की जरूरत नहीं है जो कई मामलों में हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में अपना दिमाग लगा रहा हूँ, ध्यान ही नहीं है कि क्या खा रहा हूँ। उसने जो सामने रख दिया वही खा लिया। बाद में याद आता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, तब क्या करें।